दक्ष और रोनी वहां से चले जाते हैं। दक्ष जाते जाते रोनी से पूछता है कि हुआ क्या है। रोनी कहता है, समीरा और शोभना विक्रम सिटी के समूह के इलाके में गए हैं और मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। रोनी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, आज रात हमारे इलाके से किसी ने हमारा सारा खाने का सामान चुरा लिया, इसलिए कुछ लड़के जंगल में शिकार के लिए गए थे, जिनमें एक लड़की भी थी। लेकिन उन सभी को रास्ते में विक्रम सिटी के कुछ लड़के मिल गए जिन्होंने उन सभी का मजाक मनाया, लेकिन हमने उनसे कुछ भी नहीं कहा और हमारे साथ लोग वहां से जाने लगे। लेकिन विक्रम सिटी के एक लड़के की नजर हमारे लोगों के साथ गई लड़की समायरा पर चली गई और उस लड़के ने उसे उठाकर अपने साथ अपने समूह के पास चला गया है। और इसकी खबर जब समीरा को लगी तो वह अपनी बहन शोभना के साथ उनके इलाके की टार चले गई है और मुझे डर है कि कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत तो नहीं है। वही दूसरी तरफ समीरा और शोभना विक्रम सिटी के समूह के सामने खड़े हैं और उनके सामने ट्रेनर अनुज खड़े हैं जो विक्रम सिटी के सेनापति भाई है, और उसके पीछे विनय, विक्की और वही लड़का जिसने समायरा को उठाकर लाया है मोहित भी खड़ा हुआ है। और उनके पीछे एक छोटा सा घर है जिसके अंदर एक लड़की की आवाज आ रही है, बचाओ 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 मुझे। समीरा अनुज को देखते हुए कहती है, चुपचाप हमारी दोस्त को हमें वापस कर दो वरना हम इसकी शिकायत मास्टर विक्रम से कर देंगे कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। विनय समीरा के साथ खड़ी शोभना को देखते हुए कहता है, तुम शोभना यानी मेरी होने वाली पत्नी की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना उस लड़की की जगह तुम होती तुम भी उस लड़की से भी ज्यादा कमाल की हो। लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो भूल जाऊंगा कि तुम शोभना की बहन हो। मैं तुम्हारे साथ वही सब करूंगा जो उस लड़की के साथ होने वाला है। शोभना विनय को गुस्से से ऊंची आवाज में कहती है, खबरदार, जो तुमने दीदी के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, शादी तो बहुत दूर की बात है। विनय को शोभना की बातें अच्छी नहीं लगी, जिस वजह से वह मोहित से कहता है, मोहित जा, तुझे जो उस लड़की के साथ करना है वो कर, मैं भी देखता हूँ कौन तुझे रोकता है, और फिर उसके बाद हम सब इन दोनों को साथ साथ में मजे करेंगे। विनय की बात सुनकर मोहित समायरा जिस घर में बंद थी उस घर में चला जाता है। यह सब देखकर समीरा भी उस घर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन ट्रेनर अनुज उसे पकड़ लेता है और शोभना को विनय पकड़ लेता है, और विनय अपने मुंह को शोभना के चेहरे के पास ले जाकर कहता है, जो काम मुझे शादी के बाद करना चाहिए था वह मुझे अब करना होगा, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव है। मेरी साथ मेरे सभी साथी भी मेरे साथ होंगे और तुम्हारी बहन भी होगी, लेकिन उससे पहले मोहित बाहर आ जाए, फिर हमारी बारी है। विनय ने अपनी बात खत्म की ही थी कि कमरे से आवाजें आना बंद हो गई। यह देखकर सभी उस तरफ देखने लग गए जिस घर में समायरा थी, जो कुछ देर तक बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, लेकिन अब उस घर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तभी उन सभी को मोहित की दर्द से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। मोहित की आवाज सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। कुछ देर के बाद मोहित की आवाजें आना बंद हो जाती है और फिर समायरा घर का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है, और उसके पीछे से एक इंसान और आता है जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं और अपने मुंह को भी काले कपड़े से ढक रखा है, लेकिन उसकी आंखें हरे रंग की है। वह घर के अंदर से एक मोहित के एक पैर को पकड़कर घसीटते हुए धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उसने मोहित को इतना मारा था कि उसका चेहरा और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून लगा हुआ है। अनुज अपने भतीजे मोहित को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो जाता है, और अनुज उस अनजान इंसान को देखते हुए कहता है, तुमने जो किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत तुझे चुकानी होगी। अनुज की बात सुनकर वह अनजान इंसान अपनी भारी आवाज में अनुज से कहता है, एक गुरु का काम होता है अपने शिष्य
यों को अच्छा इंसान बनाना, लेकिन तुम गुरु नहीं बल्कि इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सुधरने का एक मौका देता हूँ। उस लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका दूंगा। यही बात तुम्हारे लिए भी। वह इंसान विनय से भी यही बात कहता है, लेकिन वह दोनों उस अनजान शख्स की बात नहीं मानते हैं। अनुज उस अनजान शख्स से कहता है, तुमने मेरे भतीजे का जो हाल किया है उससे भी बदतर हाल मैं तुम्हारा करूंगा। अच्छा, तो यह तुम्हारा भतीजा है? फिर चलो हम सौदा करते हैं। तुम उन दोनों लड़कियों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे भतीजे को जिंदा रहने दूंगा। वह अनजान शख्स अनुज से कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानते हैं। इसके बाद वह इंसान मोहित को उठाकर जमीन पर जोर से पटकता है, जिस वजह से मोहित बहुत जोर से चिल्लाता है। इसके बाद तो बहुत से लोग उस इलाके में आ जाते हैं और अनुज समीरा को और विनय शोभना को छोड़ देते हैं। इसके बाद समायरा, समीरा और शोभना एक तरफ जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वह इंसान अनुज को और वहां मौजूद सभी लोगों को देखते हुए कहता है, याद रहे अगर किसी ने कुछ भी गलत काम किया तो मैं उसे एक बड़ी ही दर्दनाक मौत दूंगा, जिसे देखकर मौत भी डर जाएगी। उस इंसान की बात सुनने के बाद सभी उस इंसान को देखने लगते हैं। तभी कबीर उस अनजान शख्स को देखते हुए कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें पता भी है यह इलाका विक्रम वेदी का है और वह तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा देंगे। कबीर की बात सुनकर वह शख्स कबीर के साइड में बहुत तेजी के साथ आ जाता है, जिस वजह से वह जहां पर कुछ देर खड़ा हुआ था वहां पर उसकी आफ्टर इमेज बन गई थी, जो फिर हवा में गायब हो जाती है, जिसे देखकर सभी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कबीर तो इससे डर ही जाता है और खुद से ही कहता है, मैंने कहीं इसी भड़का तो नहीं दिया? इसकी रफ्तार इतनी तेज है तो यह कितना खतरनाक होगा। वह इंसान फिर कबीर की आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि तुम मुझे यहाँ पर रोक कर रख सकते हो? कबीर कुछ भी नहीं कह पाता है और वह उस इंसान की हरी आंखों को ही देखता रहता है और डरते हुए कहता है, क्या तुम ग्रीन सिटी के किंग के वंशज हो? कबीर की बात को वहां मौजूद हर कोई सुन लेता है और सभी ग्रीन सिटी के किंग बारे में सोचने लगते हैं। कबीर का भाई कार्तिक कबीर को पीछे खींच लेता है और उस अनजान शख्स के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मैं अपने भाई की तरफ से माफी चाहता हूँ। मेरे भाई के कहना का कुछ और ही मतलब था। यह जगह विक्रम वेदी की है और आप इस जगह पर बिना उनकी अनुमति के आ गए हो। लेकिन वह इंसान कार्तिक को कोई भी जवाब नहीं देता है और वह कार्तिक से कहता है, यह ग्रीन सिटी कहाँ है और वहां का किंग कौन है और मुझे तुम्हारे भाई ने उनका वंशज क्यों कहा? कार्तिक उसे कुछ जवाब देने ही वाला था कि तभी वहां पर अमर आ जाता है और वह उस इंसान से कहता है, वह एक किंग महासम्राट के ऊपर के स्तर के इंसान है जिनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है और उनके पास शूरवीर योद्धाओं की एक सेना है जिससे हर कोई डरता है। लेकिन कुछ दिनों पहले ही अचानक उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी संपत्ति उनके बेटे को मिल गई, जिसे सिर्फ ग्रीन सिटी के लोगों ने ही देखा है। लेकिन उसकी आंखें आपकी तरह ही हरे रंग की है और खानदान के हर इंसान की आंखें हरे रंग के ही होते हैं। इसलिए कबीर ने आपको ग्रीन सिटी के किंग का वंशज कहा और मैं भी आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप गिरन सिटी से हैं या फिर कहीं और से? वह अनजान शख्स कहता है, मैं एक मुसाफिर, मैं अपने घर की तलाश में हूँ और मैं कुछ समय के लिए मैं इस जंगल में, इस अकादमी से लगे जंगल में हूँ और लेकिन तुम्हारे अकादमी के कुछ स्टूडेंट्स ने एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले आए और उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश की, इसलिए मुझे यहाँ मजबूरन आना पड़ा और मैं किसी भी ग्रीन सिटी से नहीं हूँ। लेकिन तुमसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने अकादमी लोगों को अच्छे से शिक्षा दो वरना मैं कुछ समय यहाँ ही हूँ। इतना कहने के बाद वह इंसान एक छलांग लगाकर पेड़ की पत्तियों की ऊपर चढ़ जाता है और उसी के ऊपर खड़ा हो जाता है। फिर सभी को एक नजर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। अमर उस इंसान की बात समझ गया
और सभी को देखते हुए कहता है, आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि मास्टर विक्रम ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, इसलिए उन्होंने यह फरमान जारी किया था वह आप सब के मामलों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चाहे जो हो जाए, और मास्टर विक्रम ने जिसे चुना है वह कोई और नहीं बल्कि दक्ष है, माउंटेन सिटी से। अमर की बात सुनने के बाद सभी चौंक जाते हैं। इस खबर से तो सबसे ज्यादा विनय, विक्की, मोहित और अनुज सदमे आ चुके थे, क्योंकि अगर दक्ष यहाँ का नया मालिक है, इसका मतलब यह है कि यहाँ के सारे शूरवीर योद्धा दक्ष का कहा मानेंगे, और अगर दक्ष को पता चला कि उन लोगों उसके गांव की लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तो दक्ष तो उन सबको जान से मारने का फरमान जारी कर देता है। अमर सभी से आगे कहता है, लेकिन दक्ष ने मास्टर को साफ साफ मना कर दिया और उसने मुझे यहाँ का मालिक बनने का सुझाव मास्टर विक्रम को दिया है, लेकिन जब तक मास्टर विक्रम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं यहाँ का तात्कालिक मालिक हूँ। इसलिए मैं अभी इस वक्त यह ऐलान करता हूँ कि अभी इसी वक्त से अकादमी और अकादमी से संबंधित जगह पर अगर किसी भी स्टूडेंट्स को गलत काम या किसी भी स्टूडेंट्स को परेशान करते हुआ देखा गया तो उसे कड़ी सजा दे जाएगी, लेकिन अगर किसी को लड़ना हो तो वह अकादमी के एरिना में आकर लड़ सकता है, फिर वह चाहे जिए या मरे। और इस बात सभी शूरवीर योद्धा अच्छे से याद रखे जो मास्टर विक्रम के वफादार है, क्योंकि मास्टर विक्रम जब आप सभी के सामने आएंगे तो वह सुनहरी जड़ी बूटी लाएंगे आप सभी के लिए। अमर की बात सुनने के बाद सभी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि सुनहरी जड़ी बूटी किसी भी योद्धा की शक्तियों को बढ़ा देती है और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना देती है। इसके बाद अमर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वहां पर दक्ष और रोनी आ जाते हैं और अपने समूह के तीनों लड़कियों को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। फिर समीरा उन्हें बीती सारी बातें उन दोनों को बता देती है, जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग दक्ष को अजीबी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन दक्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसके रोनी समीरा से कहती है, तुम सब और बाकी सब दक्ष को ऐसे क्यों देख रहे हो, माना कि दक्ष बहुत अच्छा दिखता है और लड़कियां दक्ष को पसंद भी करेंगी, लेकिन यहाँ मौजूद लड़के इसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। शोभना दक्ष को देखते हुए कहती है, आपने सच में मास्टर विक्रम के प्रस्ताव को ठुकराया है और अमर को यहाँ का मालिक बनने के लिए कहा है। दक्ष हाँ में अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है और जाते जाते रोनी से कहता है, अब सब कुछ ठीक है, इसलिए मैं जाता हूँ, अगर कुछ काम हो तो मुझे बता देना। इसके बाद दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष के जाने के बाद समीरा, शोभना, समायरा और रोनी भी वहां से चले जाते हैं। शोभना जाते जाते रोनी को सब कुछ बता देती है कि वहां पर कुछ देर पहले क्या हुआ था, लेकिन वह रोनी से पूछती है कि वह दक्ष के साथ देर से क्यों आया। रोनी बताता है कि आते समय रास्ते में मैं गिर गया था और बेहोश हो गया था। उस समय क्या हुआ था मुझे कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही दक्ष ने मुझे होश में लाया हम दोनों यहाँ पर आ गए, लेकिन तब तक यहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका था। इसके बाद चारों बात करते करते अपने इलाके में चले जाते हैं और दक्ष बच्चों के पास जाने के बजाय एक बड़े से पेड़ के पास चला जाता है और इधर उधर देखता है और उस पेड़ के ऊपर से काले कपड़े निकाल लेता है और कहता है, इन विक्रम सिटी के लोगों पर नजर रखना होगा, वरना यह लोग दोबारा फिर से गलती करेंगे। मैंने उस मोहित इतना पीटा है कि उसका परिवार मेरे बारे में पता जरूर लगाएगा और अगर मुझ तक पहुंच जाता है तो माउंटेन सिटी के लोगों पर मुसीबत आ सकती है। मुझे कुछ ना कुछ आगे करना होगा। और बीती बातें याद करने लगता है कि रोनी के बेहोश होने के बाद दक्ष वहां से तेजी से अपने कमरे में जाता है और वहां से काले कपड़े ले आता है और कपड़े बदलकर समायरा के पास चला जाता है और मोहित को बहुत पीटता है, जिससे वह अधमरा हो जाता है और फिर वहां का सारा मामला निपटाकर वापस रोनी के पास आ जाता है और कपड़े बदलकर रोनी के साथ फिर से विक्रम सिटी के लोगों के इलाके में आ जाता है।
वही दूसरी तरफ सभी लोग यह सोच रहे थे कि वह अनजान इंसान कौन था और कहां से आया था, जबकि वह तो दक्ष था। लेकिन कुछ का मानना था कि वह ग्रीन सिटी के किंग का वंशज है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद विक्रम सिटी के किसी भी लड़के ने किसी लड़की को परेशान नहीं किया, लेकिन यहाँ पर सभी लोग दक्ष से बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वह सब यहाँ पर विक्रम का उत्तराधिकारी बनने के लिए आए थे और विक्रम ने दक्ष को अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिस वजह से सभी लोग दक्ष को मारने की फिराक में भी थे। लेकिन दक्ष अकादमी के बाहर ही नहीं जाता था, जिस वजह से कोई भी दक्ष को नहीं मार सका। दक्ष एकेडमी के अंदर ही बच्चों को ट्रेन करता रहा। कुछ महीने बीत जाने के बाद दक्ष को एक किताब मिली जिसमें इंसान की शक्तियां बढ़ाने के बहुत से तरीके लिखे हुए थे, जिनमें एक एक तरीका यह भी था कि अगर कोई इंसान 15वें स्तर के जानवरों के मांस का सेवन और उसके अंदर मिलने वाले एनर्जी कोर को अपने अंदर अंदर अवशोषित कर लेते हैं तो योद्धा अपने स्तर को 3 महीने में 5 स्तर ऊपर लेकर जा सकता है। इसके बाद दक्ष सभी 15वें स्तर के जानवरों के बारे पता लगाने लगता है कि आसपास कोई जानवर है या नहीं। लाख कोशिशों के बाद दक्ष को पता चलता है कि पास के ही जंगल में 30-15वें स्तर के जानवर हैं, जिनमें खरगोश, शेर, हिरन, बाघ और भी बहुत से जानवर मौजूद हैं, जिन्हें मिलाकर जंगल में 30 जानवर है। इसके बाद दक्ष अपने माउंटेन विलेज के लोगों की जानकारी इकट्ठा करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है वहां पर माउंटेन विलेज के 10 बच्चे और 20 युवा है और हर सिटी से 30 स्टूडेंट्स अपने ट्रेनर्स के साथ हुए हैं। इस हिसाब से दक्ष ने प्लान बनाया कि वह हर दिन एक जंगली जानवर को मारकर लेकर आएगा और उसे अपने साथियों को खिलाओगे और हर दिन उसके एक एनर्जी कोर को हर दिन एक को खिलाएगा। इसके बाद वह बाकी लोगों के जानकारी देखने लगता है कि कौन कितना ताकतवर है। वही दूसरी तरफ विक्रम गुफा के अंदर आंखें बंद करके बैठा हुआ है और अचानक से उसका शरीर ग्लो करने लगता है और आसमान में बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगता है, जिसे दूर दूर तक मून सिटी, माउंटेन सिटी, विक्रम सिटी, डीमन लैंड, लायन सिटी, गोल्डन सिटी और आसपास के सभी लोग इस एनर्जी देख और महसूस कर रहा है, जिसे देखकर सभी लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, एक और महासम्राट इस दुनिया में आ गया। तभी उन सभी को माउंटेन विलेज के ऊपर एक और एनर्जी दिखती है जो महासम्राट का था। इसी तरह फिर अलग विक्रम सिटी, मून सिटी, माउंटेन में इसी तरह की दो एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर बहुत जगहों पर हलचल मच जाती है और सभी जगह पर बातें शुरू हो जाती है। इन सभी एनर्जी को डीमन लैंड भी देख रहा है और डीमन लैंड के एक गुफा के अंदर एक इंसान बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ है, लेकिन उसके सर पर 2 सींग और नुकीले दांत है। वह इंसानों की तरह ही है, लेकिन वह डीमन लैंड का किंग है, जो असल में एक इंसान नहीं बल्कि एक महासम्राट स्तर के ऊपर का डीमन है, जिसे सभी डीमन राक्षस अपना किंग मानते हैं क्योंकि वह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन वह कभी भी अपने डीमन लैंड से बाहर नहीं जाता है, लेकिन सभी उसकी ताकत से वाकिफ है और इस डीमन किंग का नाम है काल। काल गुफा के बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, बाहरी की दुनिया में आज बहुत सारे महासम्राट योद्धाओं का आज जन्म हुआ है, जाकर इन सभी का पता लगाओ कि यह सब कौन कौन है, और हाँ, जिस इंसान की मैं तलाश कर रहा हूँ उसे भी खोजो, वह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसी की मदद से मैं अपने पिता कपाली को दोबारा जिंदा कर सकता है। अपने किंग की बात सुनने के बाद सभी डीमन वहां से चले जाते हैं, जो अभी तक वहां पर सर झुकाए खड़े हुए थे। विक्रम जिस गुफा में था उस गुफा के बाहर अमर खड़ा हुआ है और वह आसमान को देखते हुए कहता है, लगता है आज दिन बहुत दिलचस्प है। आज दुनिया में बहुत से महासम्राट योद्धा बने हैं, लेकिन विक्रम सिटी का लीडर अब वहां का किंग बन जाएगा और पता नहीं वह इसके बाद विक्रम सिटी का क्या हाल करेगा। मास्टर विक्रम भी इस हालात में कुछ नहीं कर पाएंगे और विक्रम सिटी के हर इंसान की जिंदगी नरक बन जाएगी। इन सब से माउंटेन सिटी के बीचों बीच एक महल जैसे घर के छत पर विक्रांत राणा खड़े हैं
और उसके साथ उसके दोनों बेटे अंश और यश भी है, जो उन्हें महासम्राट बनने की बधाई दे रहे हैं। लेकिन वह अपने दोनों बेटों से कहता है, माउंटेन विलेज पर हमला करने की तैयारी करो, हमें किसी भी हाल वह खजाना चाहिए, जरूरत पड़े तो सबको जान मार डालना, लेकिन समीरा और शोभना को अपने साथ ले आना क्योंकि वह दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन दोनों की वजह से हम मून सिटी और विक्रम सिटी से अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और बात रही उस शेरा की, तो उसे मारने के लिए मैं अपने 10 शूरवीर योद्धा भेजूंगा माउंटेन सिटी के जादुई कलम के दुकान में। दीनानाथ और उस दुकान की मालिकन दोनों एक साथ बैठे हुए और आज बहुत से लोगों के महासम्राट बनने के बारे में बात कर रहे हैं। दुकान की मालकिन कहती है, मून सिटी का सूरज महाजन, विक्रम सिटी का विश्वास वेदी, लायन सिटी के किंग शेर सिंह का बेटा राजदीप सिंह और गोल्डन सिटी के किंग का बेटा राजेश्वर, यह सब महासम्राट बन चुके हैं और हमारे सिटी का लीडर भी अब महासम्राट बन चुका है, जिस वजह से अब सिटी के पास एक एक महासम्राट है जो अब अपने अपने सिटी के किंग बनने वाले हैं। लेकिन विक्रम सिटी, गोल्डन सिटी और लायन सिटी के पास तो दो दो महासम्राट है, जिस वजह से उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जो अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाने के लिए एक दूसरे के शहरों पर हमला करेंगे और उन्हें जीतने की कोशिश करेंगे। दीनानाथ कहता है विक्रम सिटी को, तो उसका पिछला लीडर विक्रम ने विक्रम सिटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और उसने सभी से कहा है कि वह उनके मामले में कुछ भी नहीं करेगा और ना ही उनका साथ देगा। बात रही लायन सिटी और गोल्डन सिटी की, तो पहले वह अपने योद्धाओं की शक्तियों को बढ़ाएंगे, इसके बाद ही वह सब कुछ कोई कदम बढ़ाएंगे। लेकिन विक्रम सिटी और मून सिटी एक दूसरे के दोस्त है और वह दोनों एक साथ हो चुके हैं और माउंटेन सिटी का लीडर जो अब यहाँ का किंग विक्रांत राणा माउंटेन विलेज में हमला करने की तैयारी में लगने वाला है, क्योंकि वह उस गांव से उस चीज को हासिल करना चाहता है जिसकी हमें भी तलाश है। लेकिन हम शेरा के दोस्त हैं, इसलिए हम उस गांव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शेरा ने हम दोनों की जान बचाकर हम पर एहसान किया है। लेकिन विक्रांत राणा उस खजाने के पीछे इस कदर पागल हो गया कि वह बच्चों तक को नहीं छोड़ेगा। वह इंसान के भेष में एक राक्षस है। अगर अधीर अभी हमारे बीच होता तो वह यह सब रोक सकता था, क्योंकि ये वही था माउंटेन सिटी में जो एक महासम्राट योद्धा के स्टार को पार कर चुका था, लेकिन उसी के पिता ने उसे धोखा दे दिया और वह जंग में मारा गया और उसकी लाश तक किसी को देखने नहीं मिला। इसके बाद दुकान मालकिन कहती है, जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती हूँ। इतना कह के दुकान की मालकिन अपने बीते दिनों में खो जाते हैं। उस दिन विक्रांत राणा अपने बेटे अधीर के लिए खाना बना रहा था, तभी वहां पर वही औरत यानी दुकान की मालकिन आ जाती है जो योद्धा के कपड़े हुए है और विक्रांत राणा के पास आकर अपने पास से एक खतरनाक जहरीले पौधे को देते हुए कहती है, लीडर आपने जो मंगवाया था वह मैं ले आई, लीजिए। लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? आपका बेटा तो इतना ताकतवर है कि वह आपके लिए किसी को भी जान से मार सकता है। इसके बाद विक्रांत राणा उस पौधे को ले लेता है और दुकान की मालकिन से कहता है, बिंदिया बहुत बढ़िया, अब जाओ यहाँ से, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं तो इसे एक बार देखना चाहता था, इसलिए इस पौधे को मंगवाया था। इसके बाद बिंदिया वहां से चली जाती है, लेकिन वह दरवाजे पास रुक जाती है और विक्रांत राणा पर नजर रखने लगती है। तब वह देखती है कि विक्रांत राणा ने उस पौधे को अधीर के खाने में मिला दिया। यह देखकर बिंदिया अधीर के पास जाने लगती है, लेकिन विक्रांत राणा उसे पकड़ लेता है और उसे एक सुनहरी रस्सी से बांध देता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरे काम के बीच में जरूर आओगी, इसलिए यह कांस रस्से मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी। ऐसी एक और रस्सी
सी है मेरे पास, क्योंकि एक और तुम्हारे जैसा इंसान है यहाँ पर। दीनानाथ वह भी तुम्हारे जैसे मेरे काम के बीच में जरूर आएगा, इसलिए मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है और उसे भी मैंने बांध कर रखा हुआ है। इतना कहकर विक्रांत राणा बिंदिया को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, लेकिन बिंदिया उस कमरे के अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाती है। बिंदिया उस कमरे के अंदर के नजारे को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर दीनानाथ भी एक सुनहरी रस्सी से बंधा हुआ है और बहुत से सैनिकों की लाशें वहां पर पड़ी हुई है। दीनानाथ बिंदिया को देखते हुए कहता है, लगता उस विक्रांत का सच तुम्हें भी पता चल गया, इसलिए उसने तुम्हें भी सुनहरी रस्सी से बांध। अगर अधीर को कुछ हुआ तो मैं इस विक्रांत को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने अपने बेटे और माउंटेन सिटी के किंग को मारने की कोशिश कर रहा है, और वो भी अपने खुद के बेटे को। यहाँ से निकलने की कोशिश करो, नहीं तो अगर अधीर ने उस विक्रांत के बनाए खाने को खा लिया तो वह कभी मर सकता है, क्योंकि विक्रांत ने जहरीले पौधे का इस्तेमाल किया है जो 5वें स्तर का पौधा है। वही दूसरी अधीर खाना खाने लगता है। खाते समय अधीर को पता चल जाता है कि उसने पिता ने उसे खाने में जहर दिया है, लेकिन अधीर उस खाने को खुशी खुशी खा लेता है, क्योंकि अधीर ने के दादाजी यानी विक्रांत के पिता ने अधीर को अपना स्टूडेंट बनाया और उसे कम उम्र में ही एक महान योद्धा बना दिया, जिस वजह से विक्रांत राणा अपने बेटे अधीर से बहुत नफरत करने लगा और उसे अपने दुश्मन के तौर पर देखने लगा, और कभी भी वह अधीर को अपने बच्चों के जैसे व्यवहार नहीं करता था। वह अपने बाकी दोनों बेटों को बस बेटे का प्यार देता, लेकिन जब आज उसने अपने बेटे अधीर के लिए जहर वाला खाना बनाया तो अधीर ने उसे बिना कुछ सोचे खा लिया, यह जानते हुए कि वह इसे खाने के बाद मर जाएगा। खाना खाने के बाद अधीर अपने पिता से कहता है, पिताजी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है और आपकी खुशी के लिए मैं खुद की जान भी कुर्बान कर सकता हूं। और इतना कहकर अधीर वहां से निकल जाता है। अधीर को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह है तो उसी का बेटा, और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मेरी नजरों का कांटा बन चुके हो। खाना खाने के बाद अधीर जंग में जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वे बिंदिया और दीनानाथ मिल जाते हैं और वह दोनों अधीर को रोकते हुए कहते हैं, तुम जंग में नहीं जाओगे, तुम मारे जाओगे, इसके पीछे तुम्हारे पिता की चाल है। अधीर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, सालों बाद मैंने अपने पिता के चेहरे पर खुशी देखी है, वो भी मेरे मरने की, और मैं उनकी यह खुशी जाने नहीं दूंगा। लेकिन मैं आप दोनों से कुछ मांगना चाहता हूं। बिंदिया और दीनानाथ हाँ में अपना सर हिला देते हैं, जिसके बाद अधीर कहता है, मेरे मरने के बाद मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा समर्थन करने वाले सभी लोगों को इस माउंटेन सिटी से बाहर निकाल देंगे, और जब वह सब यह सिटी छोड़कर जाएंगे तो आप दोनों उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसके बाद आप अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। अधीर के जाने के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। अधीर जंग में से वापस नहीं आया, ना ही किसी को उसकी लाश मिली, ना ही बाकी सैनिकों की लाश मिली। सभी को ऐसा लगा कि राक्षसों से लड़ाई करते करते वह सभी मारे गए और उन राक्षसों ने उन सभी को खा लिया। लेकिन अधीर की पत्नी एनी और अधीर के बच्चे समीरा और समीर को यह यकीन अभी भी यकीन है कि अधीर अभी भी जिंदा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद विक्रांत राणा ने माउंटेन सिटी से ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जो अधीर के साथ थे, या फिर जो विक्रांत का कहा नहीं मानते थे, जिनमें अधीर की पत्नी और बच्चे भी थे। लेकिन उन सभी के सिटी की बाहर जाने के बाद विक्रांत ने उन सभी पर जानलेवा हमला करवा दिया। जब वह सब माउंटेन विलेज में रहने लगे, लेकिन उस विलेज में एक रहस्यमयी इंसान भी रहता था जिसने उन सभी शूरवीर योद्धाओं को जान से मार दिया जो उस गांव में हमला करने गए थे। लेकिन विक्रांत को ऐसा लगा कि उन सैनिकों को दीनानाथ और बिंदिया ने मारा, इसलिए विक्रांत ने उन दोनों पर ही हमला करवा दिया और उन्हें अधमरी हालत में माउंटेन विलेज में फेंकवा दिया। जिसके बाद उसी रहस्यमयी इंसान ने उन लोगों की जान बचाई थी, जिसके बाद दीनानाथ और
बिंदिया ने वापस जाकर विक्रांत को सब कुछ साफ साफ समझा दिया कि उन योद्धाओं के मरने के पीछे उनका कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि उस रहस्यमयी इंसान का हाथ है। जिसके बाद विक्रांत ने उन दोनों सिटी में ही अपने परिवार के साथ शांति से रहने को कह देता है, लेकिन उन्हें एक चेतावनी भी दे देता है कि वह एक दूसरे के मामलों में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। इसके बाद वह दोनों ही अपने वर्तमान में आ जाते हैं। दीनानाथ फिर दुकान की मालकिन बिंदिया से कहता है, वह रहस्यमयी इंसान अब उस गांव से सालों पहले जा चुका है, लेकिन उस इंसान ने शेरा को एक ऐसा खजाना दिया था जिस वजह से वह एक सम्राट बन चुका है, लेकिन उसे महासम्राट बनने ने अभी भी बहुत वक्त लगेगा। और उस इंसान ने हमारी जान भी उस खजाने की मदद से बचाई थी, जिस वजह से हम भी एक सम्राट योद्धा बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हम महासम्राट नहीं बन पाए हैं। बिंदिया भी हाँ में अपना गर्दन हिला देती है और कहती है, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद माउंटेन विलेज की मदद के लिए चली जाऊंगी। वैसे भी इस सिटी में अब मेरा कुछ भी काम नहीं है। दीनानाथ भी हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है, सही कहा तुमने, इस सिटी में तो मेरा भी कुछ काम नहीं है, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी विक्रांत राणा के लिए काम करता है, इसलिए मैं भी अब इस सिटी को कुछ दिनों में छोड़कर माउंटेन विलेज चला जाऊंगा और अपने दोस्त शेरा के साथ अपनी बाकी जिंदगी बिताऊंगा। दीनानाथ की बात सुनकर बिंदिया कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। वैसे भी हमारा नाता ही कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, तो फिर बताओ कब निकलना है हमें माउंटेन सिटी के लिए। दीनानाथ कहता है, मैं अपना सारा सामान स्पेस रिंग में डाल दिया है और मैं 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाऊंगा, तो तुम भी अपना सामान बांध लो, फिर 2 दिन बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ रात के समय दक्ष अपने गांव के सभी लोगों को की एक मीटिंग रखता है, जिसमें सभी माउंटेन विलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें उस पहाड़ी अकादमी का कोई भी इंसान वहां नहीं था। दक्ष फिर सभी को देखते हुए कहता है, मैंने यहाँ पर तुम सभी को एक जरूरी मकसद से बुलाया है और मेरा वह मकसद है, तुम सब 30 के 30 लोगों को मैं 5 से 6 स्टार ऊपर लेकर जाऊंगा, वह भी अगले 30 दिनों में। इस बीच तुम सबको वही खाना है जो मैं तुम सबको खाने दूंगा। इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे और अवशोषित करोगे, और इसके बारे तुम सब किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, ठीक है? सभी लोग दक्ष की बात मान जाते हैं और फिर दक्ष एक कलम और कागज निकालता है और सभी की तरफ देखते हुए कहता है, अब सभी लोग मुझे अपने अपने स्तर बताओ, मुझे एक जानकारी इकट्ठा करना है और किस तरह से तुम सबकी ताकत बढ़ानी है उस पर काम कर सकूं, और कल मैं खुद तुम सब के लिए खाना बनाऊंगा और वही कल से तुम सबको खाना है। इसके बाद सभी लोग अपना नाम और स्तर बताने लगते हैं, जिसके बाद दक्ष को पता चलत है कि 5 बच्चे जिनकी उम्र 5 से 6 साल है वह 0 स्तर के हैं, और बाकी 7 से 10 साल के बच्चे 5वें स्तर के हैं, और 11 से 18 साल के लड़के लड़कियों के पास 7वें स्तर के हैं, और उसके बाद 18 से 22 साल के जितने भी लड़के लड़कियां हैं वह सभी 8 से 9वें स्तर में हैं। इस हिसाब से समायरा, समीरा, समीर, रोनी, शोभना और उसके साथ के 6 और लड़के और लड़कियां 9वें स्तर में हैं, 10 7वें स्तर में हैं, 5 0 स्टार में और 5 चौथे स्टार में। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। इसकी खबर रातों रातों बाकी के स्टूडेंट्स और ट्रेनर्स तक भी पहुंच जाती है कि दक्ष ने रात में मीटिंग रखी है, लेकिन किसी को यह पता नहीं चल पाया कि मीटिंग में क्या हुआ। दक्ष वहां से निकलकर सीधे अमर से मिलने चला गया और उससे कहा कि वह अब अपने गांव के बच्चों के साथ रहेगा। इसके लिए अमर मान जाता है, लेकिन वह आज के मीटिंग के बारे पूछने लगा तो दक्ष ने बताया कि वह उनके ताकत बढ़ाने के बारे में रखा गया था, ताकि मैं उनकी ट्रेनिंग की रफ्तार को जान सकूं और अपने गांव उनकी खबर भेज सकूं। अमर दक्ष की मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन दक्ष ने उसके सामने ही एक पंछी के हाथों खबर भेज देता है,
जिसके बाद अमर उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। लेकिन अमर मन ही मन कहता है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, लेकिन क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दक्ष बच्चों के पास जाता है और सभी बच्चों से कहता है, मैं पास के ही जगह में घूमने के लिए जा रहा हूँ, तुम सब अच्छे से सो जाओ, अगर कोई चीखने चिल्लाने की आवाज आए तो बाहर मत आना। इतना कहने के बाद दक्ष वहां से निकल जाता है और पास के ही जंगल में तेजी से चला जाता है। लेकिन उस जंगल के अंदर जाते ही वह उन 15वें स्टार के जानवरों की तलाश करने लगा। लेकिन कुछ आगे जाते ही दक्ष को 5 लड़कों का समूह दिखा। उनके कपड़ों से पता चला कि वह सभी लड़के गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी उम्र 22 से 27 साल होगी। दक्ष ने उन सभी के शरीर के औरा से उन सभी की शक्तियों का एक अंदाजा लगाया कि वह सभी 14वें स्तर के योद्धा हैं। उन 5 लड़कों में से एक लड़के ने एक लड़की को कंधे में उठा रखा है जो बेहोश है, जो दिखने में खूबसूरत है। दक्ष उन सभी को देखकर समझ गया कि वह सभी लड़के उस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। इसके बाद दक्ष उन सभी का पीछा करने लगा। आगे जाकर वह सभी एक बड़े से पत्थर के सामने आकर रुक गए और उनमें से एक ने 2 बार ताली बजाई और कहा, ट्रेनर हम आ गए। और उस पत्थर के पीछे से एक ट्रेनर विषम बाहर आता है जो गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स का ट्रेनर है और वह ट्रेनर उस लड़की को नीचे रखने को कहता है। जिसके बाद वह लड़का जिसके उस लड़की को उठा रखा था वह उस लड़की को ट्रेनर के सामने नीचे जमीन पर लिटा देता है, जिसे देखकर ट्रेनर विषम की आंखों हवस दिखने लगती है। और फिर वह उन 5 लड़कों को देखते हुए कहता है, रघुवीर ने वाकई में मेरी इच्छा पूरी कर दी। उसने मेरे लिए लायन सिटी की राजकुमारी सुहाना को भेजा है। यह लड़की सच में बहुत सुंदर है। इसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट देखकर तो मैं इस पहाड़ी अकादमी के मैदान में ही मोहित हो गया। लेकिन आज मैं इसकी खूबसूरती का जाम चखूंगा। अब तुम सब यहाँ से जाओ और रघुवीर से कहना मैं अगली सुबह उसके लिए एक 7वें स्तर के जानवर का एनर्जी कोर लाकर उसे दूंगा, जिससे उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद वह 5 लड़के वहां से जाने लगते हैं। लेकिन दक्ष पेड़ के ऊपर से वहां पर नजर बनाए रखता है और सामने देखता रहता है। ट्रेनर विषम सुहाना की तरफ बढ़ने लगता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी सुहाना की आंखें खुलती है और ट्रेनर विषम को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर डर जाती है और उठकर भागने लगती है। लेकिन ट्रेनर तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और कहता है, राजकुमारी अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ के जंगली जानवरों को खिला दूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। सुहाना धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ। सुहाना अपनी बात खत्म करने के बाद अपने हाथ की उंगली को देखने लगती है। लेकिन ट्रेनर विषम हंसते हुए कहता है, तुम्हारी अंगूठी मेरे स्टूडेंट्स के पास है और तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई भी नहीं है। शायद तुम्हें वो रहस्यमयी इंसान याद नहीं है जिसने मोहित की किस तरह से पिटाई की थी। और अमर ने सभी को एक चेतावनी भी दी है कि कोई भी अकादमी के अंदर किसी भी तरह का अपराध नहीं करेगा, वरना वह उन सभी को कड़ी सजा देगा। सुहाना ट्रेनर विषम को धमकाते हुए कहती है, लेकिन वह सुहाना की एक भी बात नहीं सुनता है और सुहाना की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, हम दोनों इस वक्त अकादमी के बाहर है और यह पर उस अमर का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। अब तुम चुपचाप मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद ट्रेनर विषम अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके उसके सामने चला जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और एक हाथ उसके कपड़े फाड़ने लगता है, जिससे सुहाना का कुछ शरीर दिखने लगता है। लेकिन अभी भी उसके शरीर पर कुछ कपड़े बचे हुए थे, जिससे उसके लाज अभी भी बची हुई है। इसके बाद ट्रेनर विषम अपने एक हाथ को उसके बाकी के कपड़े भी फाड़ने के लिए आगे बढ़ाता है। लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है,
एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसका मान भंग करना, उसके पवित्रता पर दाग लगाना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। यह देखकर कि किसी ने उसका हाथ रोक लिया है, ट्रेनर विषम उसे देखने लगता है कि वह कौन है, तो उसे दक्ष दिखाई देता है, लेकिन दक्ष अपने मुंह को बांध रखा था, जिस वजह से उसकी आवाज भी बदल गई है और इससे ट्रेनर विषम यह पता नहीं लगा पाया कि वह कौन है। इसके बाद दक्ष ट्रेनर विषम को सुहाना से दूर कर देता है और अपने ऊपरी कपड़े उतारकर सुहाना को दे देता है और कहता है, इसे पहन लो, और सुहाना भी वैसा ही करती है। लेकिन दक्ष का ऊपरी शरीर यानी कमर से ऊपर का शरीर बिना कपड़ों के हो जाता है, जिसके गठीले शरीर को सुहाना और ट्रेनर विषम देखने लगते हैं। उसके शरीर को देखकर दोनों ही बता सकते हैं कि दक्ष ने अपने आप को बहुत अच्छे ट्रेनिंग दी होगी। इसके बाद ट्रेनर विषम कहता है, तू एक शूरवीर योद्धा है और 16वें स्तर का द्वितीय शूरवीर योद्धा हूँ और मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ, समझे ना, और मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ और अब मैं तुम्हें पहले जान से मारूंगा। इसके बाद इस चांदनी रात में इस लड़की के साथ रात बिताऊंगा। इतना कहने के बाद ट्रेनर विषम दक्ष के ऊपर अपने हाथों से हमला कर देता है, जिसके बाद दक्ष और ट्रेनर विषम के हाथ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ट्रेनर विषम के हाथों से एक एनर्जी भी निकलती है जो उसके हथेलियों को घेरे हुए है और वह दक्ष के हाथों से टकराकर आसपास फैले लगती है। यह देखकर सुहाना दक्ष को देखने लगती है और खुद से ही कहती है, यह इंसान कौन है और यह ट्रेनर विषम को बराबरी की टक्कर दे रहा है। लगता है यह भी ट्रेनर विषम के जितना ही ताकतवर है, लेकिन यह अपना मुंह क्यों छुपाए हुए है। देखते ही उनकी लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद ट्रेनर विषम अपनी स्पेस रिंग 2 भाले निकाल लेता है और दक्ष के ऊपर हमला करने लगता है और अब दक्ष उन सभी हमलों से बचने की कोशिश करता रहता है और ट्रेनर विषम से कहता है, क्या बात है, 8 सालों बाद पाने दादाजी के अलावा कोई मुझे ऐसा मिला जिससे लड़ने में मजा आ रहा है, लेकिन अफसोस की बात है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। ट्रेनर विषम भी दक्ष से कहता है, मैं भी तुम्हारे लड़ने के तरीकों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूँ। मैं भी तुम्हारे जैसा शूरवीर योद्धा नहीं देखा है जिसने मुझे अपने दोनों भलों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं तो मैं अपने दुश्मन को अपने दोनों हाथों से ही हरा देता हूँ। सुहाना दक्ष को देखकर उसके बारे में सोचने लगी और चिंता में भी आ गई, क्योंकि वह उसके लिए ही तो लड़ रहा है और उसमें उसकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। ट्रेनर विषम फिर तेजी से अपने दोनों भालों को घुमाने लगता है, जिनसे अब लाल रंग का ऑरा निकलना लगा है और दक्ष के ऊपर हमला करने लगता है। इस बार दक्ष उसके हमलों से सिर्फ बच रहा है। इसके बाद दक्ष भी पेड़ की एक टहनी तोड़ लेता है और उसकी मदद से ट्रेनर विषम से लड़ता है। दक्ष ट्रेनर विषम के हमलों से बचता रहता है, लेकिन इसके साथ दक्ष के हाथ में पकड़ी हुई टहनी 2 हिस्सों में टूट जाती है और दक्ष के सीने पर एक छोटा सा कट आ जाता है, जिससे खून निकलने लगता है, जिसे देखकर ट्रेनर विषम हंसने लगता है। लेकिन तभी दक्ष वहां पर एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है, जिससे सुहाना, ट्रेनर विषम और दक्ष सतर्क हो जाते हैं और सभी यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तभी दक्ष इस बात का फायदा उठाकर दक्ष तेजी से ट्रेनर विषम के पीछे चला जाता है और उसके एक भाले को छीनकर उसके सीने में उतार देता है, जो उसके दिल से होते हुए सीने के आर पार हो जाती है और ट्रेनर विषम उस भाले को पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी वहां के एक पत्थर के ऊपर वह शेर दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर ट्रेनर विषम की आंखों में डर दिखाई देने लगता है और उसके मुंह से रुकते रुकते आवाज निकलता है, यह तो 15वें स्तर का शेर है। दक्ष ट्रेनर विषम की बात सुनकर उस शेर को देखता है और खुश हो जाता है और उसे देखते हुए कहता है, मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया, मुझे एक 15वें स्तर का जानवर मिल गया। दक्ष को इस तरह बोलते देख ट्रेनर विषम और सुहाना हैरान थे। उन दोनों की आंखों में उस शेर के लिए डर है, लेकिन दक्ष उसे देखकर घबराया तक नहीं है।
इसके बाद दक्ष सुहाना को देखने लगता है और एक दिशा की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम सीधा उस तरफ भागती रहो, जितनी तेज हो सके उतनी तेज, तुम कुछ ही देर में अपने समूह तक पहुंच जाओगी, लेकिन पीछे पलटकर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर दक्ष उस तरफ देखता है जिस तरफ वह 5 लड़के गए और उस तरफ एक जगह पर उंगली दिखाते हुए कहता है, और वहां पर तुम्हारी स्पेस रिंग गिरी हुई है, उसे भी उठा लो और यहाँ से जल्दी भागो। इसके बाद सुहाना अपनी स्पेस रिंग उठाती है और वहां से तेजी से दौड़ते हुए भागने लगती है। सुहाना को वहां से भागते हुए देखकर वह शेर उसके पीछे भागता है, लेकिन दक्ष उसे एक पत्थर मारता है, जिससे वह शेर गुस्से से दक्ष को देखने लगता है और दक्ष के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दक्ष यहाँ वहां कूदकर उस शेर के हमलों से बचते रहता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। इसके बावजूद भी दक्ष के शरीर में बहुत से घाव आ ही जाते हैं, क्योंकि वह शेर बहुत ताकतवर है। उस शेर दक्ष के ऊपर हमला करते हुए देखकर ट्रेनर विषम दक्ष से कहता है, मैं तो मरूंगा, लेकिन तुम भी आज जिंदा नहीं बचने वाले हो। यह शेर तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर ट्रेनर विषम हंसने लगता है। ट्रेनर विषम बोले ही जा रहा था, लेकिन दक्ष उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। लेकिन तभी ट्रेनर विषम दक्ष को देखते हुए आगे कहता है, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं थी, और अगर तुम मेरे सीने यह भाला नहीं भोंकते तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद फिर दक्ष अपने मुंह से कपड़ा हटा देता है और शेर की तरफ भागने लगता है, और शेर भी दक्ष की तरफ भागने लगता है, और दोनों के पंजे एक दूसरे से मिल जाते हैं और दक्ष उस शेर के नीचे आ जाता है और शेर अपने मुंह से दक्ष के सर को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसमें नाकामयाब हो रहा है। दक्ष के चेहरे को देखकर ट्रेनर विषम हैरान हो जाता है और गुस्से से कहता है, अच्छा तो यह तुम हो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारी वजह से रघुवीर अब यहाँ का मालिक नहीं बन पाएगा, लेकिन अगर तुम मर गए तो रघुवीर विक्रम का उत्तराधिकारी बन सकता है, लेकिन उसके लिए आज तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी ट्रेनर विषम देखता है दक्ष ने उस शेर को अपने ऊपर से हटा दिया है और वह खड़ा होकर शेर की तरह ही बर्ताव कर रहा है। यह एक तरह की मार्शल आर्ट है जिसके बारे में ट्रेनर विषम को कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते और दोनों ही पीछे हटते, लेकिन उनमें से कोई भी हार नहीं मान रहा था। दक्ष के शरीर से खून भी निकल रहा था, लेकिन दक्ष पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहा था। यह सब देखकर ट्रेनर विषम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि दक्ष उस शेर से इतनी देर तक लड़ पाया, जिसे देखकर ट्रेनर विषम कहता है, यह हो ही नहीं सकता है। कोई भी शूरवीर योद्धा इतनी देर तक इस शेर के सामने टिक ही नहीं सकता। अगर किसी इंसान को इस शेर से जीतना है तो उस इंसान की शक्तियां महासम्राट या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह इस शेर से जीत सकता है। तभी दक्ष के सीने पर उस शेर के पंजे हमला हुआ, जिससे वह पीछे जाकर गिरा और ट्रेनर विषम के पास पहुंच गया। ट्रेनर विषम दक्ष को देखते हुए कहता है, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, यह शेर तुम्हें मार कर ही दम लेगा। तभी दक्ष ट्रेनर विषम के सीने से भाले को निकाल लेता है और जमीन पर पड़ा दूसरा भाला भी उठा लेता है और ट्रेनर विषम से कहता है, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ, उससे पहले मैं इस शेर को जान से मार लूं। इसके बाद फिर दक्ष उस शेर के चारों तरफ तेजी से घूमता है और उसके शरीर के कई जगहों पर वार करता रहता है, जिसके बाद शेर के शरीर के कई जगहों से खून निकलने लगता है। इसके बाद दक्ष खुद से ही कहता है, इस जानवर जल्दी मारना होगा, नहीं तो कुछ ही देर में यहाँ पर बहुत से लोग आ सकते हैं, क्योंकि सुहाना अब तक अपने समूह तक पहुँच गई होगी और यहाँ की सारी बातें अपने समूह के लोगों को बता दी होगी। इसके बाद दक्ष अपने हाथ में पकड़े भालों को ट्रेनर विषम की तरफ फेंक देता है और फिर अपने हाथों को नीचे जमीन की तरफ करता है और फिर धीरे धीरे ऊपर करता है, जिससे दक्ष के आसपास के छोटे कंकड़ पत्थर और उसके साथ घास फूस ऊपर उठने लगते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को अपने सीने के सामने ले आता है
और उन सभी कंकड़ पत्थर पत्ती घास फूस उन दोनों हाथों के बीच गोल गोल घूमने लगता है और उसी दक्ष उस शेर पर हमला कर देता है। वह हमला शेर से टकरा जाता है, जिससे शेर अपने पीछे के बड़े से पत्थर से टकरा जाता है और वह पत्थर टुकड़ों में टूट जाता है और वह शेर जमीन में ही पड़ा रहता है और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगता है। और फिर दक्ष उस शेर के पास जाता है और उसके ऊपर अपने एक हाथ हवा में लहराने लगता है, जिसके बाद उस शेर से सुनहरे रंग की रोशनी निकलने लगती है और दक्ष के हाथ से सीधे उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसके बाद दक्ष के सारे घाव भर जाते हैं और वह पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जब दक्ष ने उस शेर की शक्तियों को अपने अंदर सोख रहा था, तब उस शेर ने बहुत तेज आवाज में अपने मुंह से एक दहाड़ निकाली, जिसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और वह शेर मर गया। यहाँ तक कि वह आवाज पहाड़ी के अकादमी के सारे लोगों ने भी सुन ली, जिसके बाद सभी अपने अपने कमरों से बाहर आ गए और आसमान में यहाँ वहाँ देखने लग गए और वहाँ अकादमी में एक दूसरे से पूछने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन माउंटेन विलेज का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया, क्योंकि दक्ष ने उन सभी बाहर आने से मना कर रखा था। लायन सिटी की उस लड़की ने अपने समूह में आकर सब कुछ अपने समूह वालों को बता दिया, जिस वजह से वह सभी जान गए कि यह आवाज किसकी और कहां से आ रही है, जिस वजह से वह सब अपने इलाके से कहीं नहीं गए। वही दूसरी तरफ दक्ष की शक्तियां देखकर ट्रेनर विषम खुद से कहता है, यह तो कितना बेरहम है, इसमें जिंदा जानवर के शरीर से उसकी सारी जादुई शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सोख लिया। लगता है मुझे बर्फ की शक्ति का उपयोग कर ही लेना चाहिए था, लेकिन अब मुझे इसके ऊपर अपनी बर्फ की शक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा, वरना यह मुझे जान से ही मार डालेगा। इसके बाद दक्ष ट्रेनर विषम की तरफ बढ़ने लगता है। दक्ष को अपनी तरफ आते हुए देखकर ट्रेनर विषम अपने एक एक हाथ को हवा में उठाता है, जिससे हवा में बर्फ के बहुत सारे तीर बन जाते हैं और अपने हाथ के इशारे से उन सभी को दक्ष के ऊपर छोड़ देता है और वह सभी तीर तेजी से दक्ष की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दक्ष चुपचाप आगे बढ़ते रहता है, लेकिन वह सभी तीर दक्ष के आर पार हो जाते हैं और दक्ष को कुछ भी नहीं होता है। यह देखकर ट्रेनर विषम हैरान हो जाता है और उसे अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं होता है। लेकिन तभी उसे अपने पीछे से दक्ष की आवाज सुनाई देती है, लगता है तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर है जो तुम मेरी परछाई पर हमला कर रहे हो। अपने पीछे से दक्ष की आवाज सुनकर ट्रेनर विषम पीछे देखता है तो उसे दक्ष मुस्कुराते हुए देख रहा है और ट्रेनर विषम कहता है, तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है? तुम तो एक शूरवीर योद्धा हो, फिर तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज कैसे हो सकती है कि तुम अपनी परछाई तक को पीछे छोड़ सकते हो? दक्ष कहता है, तुमने अभी तक मेरी असली ताकत देखी कहाँ है? यह तो मेरी ताकत एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन तुमने मेरी इस ताकत को देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष उसे अपनी शक्तियों की मदद से हवा में उठा देता है और नीचे जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद उसकी हड्डियां टूट जाती है और वह जमीन में पड़े ट्रेनर विषम को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें जीने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद दक्ष उसके ऊपर भी अपने हाथ को लहराने लगता है, जिसके बाद ट्रेनर विषम के शरीर से शक्तियां निकलने लगती है, जिस कारण ट्रेनर विषम बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज वहां पर गूंज जाती है और वह सारी शक्तियां दक्ष के हाथ में इकट्ठा होकर एक सफेद रंग का छोटा सा हीरा बन जाता है, जिसके अंदर ट्रेनर विषम की बर्फीली शक्तियां है। अपनी सारी शक्तियों को दाख के हाथों में देखकर ट्रेनर विषम कहता है, यह तुमने अच्छा नहीं किया। गोल्डन सिटी के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वह लोग तुम्हें इसके बदले जान से मार डालेंगे। ट्रेनर विषम की बात सुनने के बाद दक्ष उसके भाले को उठाता है और उसके जीभ को काट देता है। दाख इतने में भी नहीं रुकता है, इसके बाद वह ट्रेनर विषम के हाथ पैर तोड़ देता है और ट्रेनर विषम कुछ भी नहीं कर सका, उसके मुंह से सिर्फ खून निकल रहा था।
दक्ष उस पर ध्यान नहीं देता है और वहां से शेर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह चलते चलते रुक जाता है और कुछ सोचकर वह वापस ट्रेनर विषम के पास चला जाता है, जिसे देखकर ट्रेनर विषम की आंखों में मौत का खौफ दिखने लगता है। दक्ष उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा इलाज तुम्हारे सिटी के लोग बखूबी कर देंगे और तुम मेरे लिए खतरा बन सकते हो, इसलिए तुम्हें मरना होगा। इतना कहने के बाद दक्ष उसी के भाले से उसका गला काट देता है और ट्रेनर विषम वहीं मर जाता है। इसके बाद दक्ष उसकी कमीज उतारकर पहन लेता है और शेर की लाश को अपने पीठ में लादकर वहां से निकल जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं और उनके साथ पहाड़ी अकादमी के शूरवीर योद्धा भी वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन सभी ट्रेनर विषम की चीख सुनी थी जब दक्ष के उसकी शक्तियां छीनी थी। लेकिन वह सब लोग वहां का नजारा देखकर सदमे में थे और एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन गोल्डन सिटी के राजकुमार रघुवीर ने उन 5 लड़कों को देखा जो सुहाना को लेकर ट्रेनर विषम के गए थे, लेकिन वह 5 लड़के भी अपने ट्रेनर की हालत देखकर सदमे में हैं। इसके बाद उन 5 ने रघुवीर को धीरे से वह सब कुछ बता दिया जब वह यहाँ आए थे। अकादमी के लोग भी ट्रेनर विषम की हालत देखकर यही सोच में पड़ गए कि आखिर यह सब किसने किया है। लेकिन दक्ष ने वहां पर अपना कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था, लेकिन वहां पर दक्ष और उस शेर के खून बिखरे हुए थे, जिनसे उन शूरवीर योद्धाओं ने पता लगा लिया कि वहां पर एक 15वें स्तर का शेर और एक 25 साल के आसपास का इंसान मौजूद था। लेकिन वह इंसान और शेर वहां से लापता है, या तो वह शेर और इंसान वहां से जा चुके या फिर उस इंसान से उस शेर को जान से मार डाला, या फिर यह हो सकता है कि उस शेर ने उस इंसान को खाकर वहां से चला गया है। सभी एक बात बार जोर दे रहे थे कि अगर उस शेर ने उस इंसान को अपने साथ ले गया है तो ट्रेनर विषम को क्यों यहाँ पर छोड़ दिया है। तभी एक योद्धा ट्रेनर विषम की जांच करता है और सभी से कहता है, उस शेर ने उस इंसान को नहीं मारा है, बल्कि जो योद्धा उस शेर से लड़ा होगा उसने उस शेर को जान से मार डाला है और उस इंसान ने ट्रेनर विषम को बहुत ही बेरहम मौत दी है। उसने इसके दिल में उसी के भाले से हमला किया, फिर उसने शरीर के जितने हो सके उतने हड्डियों को तोड़ा, यहाँ तक उसने इसकी जीभ तक को काट डाला है। फिर जाकर उसने ट्रेनर विषम को जान से मारा है, वह भी बड़ी बेरहमी से, जिस वजह से अभी तक ट्रेनर विषम की आंखों में मौत का खौफ अभी तक दिखाई दे रहा है। वह जो भी है एक शूरवीर योद्धा है, लेकिन उसे लड़ाई का बहुत तजुर्बा है। उस शूरवीर योद्धा की बात सुनकर दूसरा शूरवीर योद्धा कहता है, रहने दो, यह वारदात अकादमी के क्षेत्र से बाहर हुआ है, इसलिए इसे जाने दो, इस पर ध्यान मत दो। इसके बाद वह शूरवीर योद्धा गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स को देखते हुए कहता है, तुम सब अपने टकमरों में चले जाओ और हम ट्रेनर विषम को गोल्डन सिटी भिजवाने का इंतजाम करते हैं, और साथ ही तुम्हारे लिए गोल्डन सिटी से नए ट्रेनर का इंतजाम करते हैं। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन लायन सिटी के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सुहाना को किडनैप किया था। अब वह लोग लायन सिटी के लोगों से इसका बदला लेने के फिराक में थे। अगले दिन पूरे अकादमी में यह बात फैल जाती है, लेकिन दक्ष ने अपने साहियों को इन सब बातों में ध्यान न देने की सलाह दी थी, जिस वजह से उन सब ने इन सब बातों में ध्यान नहीं दिया था। दक्ष ने अपने साथियों को शेर का मांस पका कर दिया था, जिसे सभी ने खाया, जिसके बाद उन सभी को कुछ देर के बाद अपने शरीर में शक्ति बढ़ती हुई महसूस होने लगी। यह सब बदलाव देखकर रोनी ने दक्ष से पूछा, दक्ष यह सब क्या हो रहा है, हमारे हम सब की शक्तियां कुछ बढ़ रही है। दक्ष कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम सबको कल रात को सब कुछ बता दिया था। अब तुम सब यही खाना खाओगे जो मैं बनाऊंगा, लेकिन अब मैं जो तुम सबको जो देने वाला हूँ उसका तुम सब बाहर जिक्र भूल कर भी मत करना।
इसके बाद दक्ष अपने कपड़ों के अंदर एक सुनहरा क्रिस्टल निकालता है और रोनी को देते हुए कहता है, इसे अपने पास रखो और इसकी सारी शक्तियों को अपने शरीर के अंदर सोख लो। इसके बाद रोनी बिना कुछ सोचे उस सुनहरे क्रिस्टल को लोए लेता है और एक कमरे के अंदर चला जाता है और उस क्रिस्टल की शक्तियों को सोखने में लग जाता है। रोनी के वहां से जाने के बाद दक्ष सभी से कहता है, हर दिन में एक क्रिस्टल एक एक करके सभी को दूंगा और सभी को उसकी शक्ति सोखनी होगी, तभी तुम सब ताकतवर हो सकते हो। लेकिन याद रहे, जो लोग 7वें से ऊपर के हैं वह अपनी मूल शक्ति के क्रिस्टल को ही सोखेंगे ताकि उनका शरीर सही सलामत रहे, नहीं तो उनका शरीर दूसरी शक्तियों के कर्म फट भी सकता है और उसकी मौत भी हो सकती है। सभी लोग दक्ष की बात में हामी करते हैं। रोनी की मूल शक्ति आग थी और जिस शेर को दक्ष ने मारा था वह आग मूल शक्ति का जानवर था, जिस वजह से दक्ष ने उस शेर के क्रिस्टल को रोनी को दे दिया था। इसके बाद दक्ष सभी को देखते हुए कहता है, अब मुझे यह बताओ यहाँ पर बर्फ की शक्ति किसके पास है। जिसके बाद कुछ लड़के लड़कियां अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं, जिनमें शोभना और समायरा भी शामिल है। इसके बाद दक्ष ट्रेनर विषम के शक्तियों के हीरे को बाहर निकालता है जो बर्फ के जैसा है और उसे समायरा को देते हुए कहता है, तुम इसे लो और तुम भी रोनी जिस कमरे में है उस कमरे में चले जाओ और इसकी सारी शक्तियां अपने अंदर डालने की कोशिश करो। अगर तुम इसकी आधी शक्तियां भी अपने अंदर डाल सकती हो तो डाल लेना। इसके बाद इसे किसी और को दे देना ताकि इसकी बची कुची शक्तियां वह अपने शरीर में डाल सके। इसके बाद समीरा कहती है, लेकिन दक्ष तुम्हें यह एनर्जी कोर मिले कहाँ से, वह भी इतनी ताकतवर। तुम सब आम खाओ, गुठलियां मत गिनो, मैं कल फिर एक एनर्जी कोर। ठीक है, दक्ष कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स का हाल बेहाल था। सिर्फ रघुवीर ही एक ऐसा था जिसके चेहरे पर खुशी है। आज गोल्डन सिटी के स्टूडेंट्स के लिए एक नया ट्रेनर आया है, जिसे देखकर उन सभी स्टूडेंट्स का हाल बेहाल था। उनका नया ट्रेनर एक हट्टा खट्टा इंसान है और उसके चेहरे पर एक लंबा सा कट है जो उसे बहुत ज्यादा खतरनाक दिखा रहा है और इस इंसान का नाम है जालिम सिंह। यह 16वें स्तर का शूरवीर योद्धा है और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है और साथ में यह ट्रेनर विषम का बड़ा भाई भी है। इसे खास तौर पर गोल्डन सिटी के किंग ने यहाँ पर भेजा है ताकि वह अपने भाई का बदला ले सके। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।